इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें इस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये चैप्टर हमारा यूनिट 6 है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि कॉपर के मुख्य अयस्क के नाम लिखे, कॉपर के निष्कर्षण की विधि लिखे एवं उनका रासायनिक समीकरण है। इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने लोहा का निष्कर्षण पढ़ चुके थे, यानी इस चैप्टर के में तत्वों के निष्कर्षण कैसे है, तत्वों के निष्कर्षण के बारे में ही जानकारी है। ये आज आपका लास्ट निष्कर्षण है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लेंगे शॉर्ट टाइप के लिए। तो ये कहता है कि कॉपर के मुख्य अयस्क के नाम लिखें, कॉपर के मुख्य अयस्क के नाम लिखे, कॉपर के निष्कर्षण की विधि को लिखे एवं उनका रासायनिक समीकरण दे। क्वेश्चन आपको हो सकता है, क्वेश्चन आपको यहां तक भी दे सकता है कि कॉपर के दो मुख्य अयस्क के नाम लिखे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि कॉपर के दो मुख्य अयस्क के नाम लिखे, तो दो को अयस्क का नाम लिख लेना है, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। या पूरा विधि अगर दे दे कि कॉपर का निष्कर्षण की विधि को लिखे, यानी कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो फिर आपको पूरा लिखना है। देखिए, हम सबसे पहले कहता है कॉपर के मुख्य अयस्क निम्न है। पहला कहता है कॉपर पायराइट, पहला है कॉपर पायराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। ऐसे भी दे सकता है कि कॉपर पायराइट किसका अयस्क होता है, तो कॉपर के अयस्क है। दूसरा होता है कॉपर ग्लास, जिसका सूत्र होता है Cu2S। कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है? Cu2S। तीसरा लिखे हैं मैलेकाइट ग्रीन, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3 इंटू CuOH का होल 2। चौथा हमने लिखे क्यूप्राइट रेड, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2O। तो अगर आपसे पूछे कि कॉपर के मुख्य दो अयस्क का नाम लिखे, तो 4 में से 2 और होता है बहुत सारा, तो आप 2 लिख सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से मैलेकाइट ग्रीन का सूत्र कौन होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं कि कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, कॉपर ग्लास किसका अयस्क होता है, या इनमें से कौन कॉपर का अयस्क है, इस तरह से ये चारों का चारों आपको याद रखना है, सूत्र सहित याद रखना है। और ये ऑब्जेक्टिव में आपको 4 में 1 दे देंगे, इनमें से कॉपर का अयस्क कौन है, या कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कॉपर का निष्कर्षण में। कहता है कि सल्फाइड एस से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है, जिसके चरण निम्नलिखित हैं। यानी कॉपर का जो निष्कर्षण किया जाता है किस एस से किया जाता है? सल्फाइड एस, यानी जिसमें एस की मात्रा होती है, यानी CuFeS2, इससे निष्कर्षण किया जाता है। या तो Cu2S, इसमें भी सल्फाइड की मात्रा है, सल्फाइड एस से किया जाता है। तो सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है, और अयस्क का सांद्रण किस विधि से होगा? फेर उत्प्लावन विधि, यानी झाग प्लावन विधि द्वारा। क्योंकि हम जानते हैं कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है फेर उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, इसलिए अयस्क का जो सांद्रण होगा यहाँ पर फेर उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी झाग प्लावन विधि द्वारा अयस्क को सांद्रित कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फाइड की मात्रा है। और किसी भी तत्व का हम निष्कर्षण करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? अयस्क को सांद्रित करते हैं। सांद्रित इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो उपस्थित अशुद्धियां होती है उसको कुछ हटा दिया जाता है, जितना हो सके हट जाता है, फिर हम आगे निष्कर्षण करते हैं। अब कहता है दूसरा भर्जन। कहता है कॉपर पायराइट अयस्क को भर्जन की क्रिया कराई जाती है क्योंकि हम जानते हैं सल्फाइड अयस्क का परिवर्तन ऑक्साइड अयस्क में होता है, तो क्रिया में क्या होती है? भर्जन होता है। और जिसमें कार्बोनेट अयस्क का परिवर्तन ऑक्साइड अयस्क में होता है, वो होता है निस्तापन। तो जारन या भर्जन में तो कॉपर पायराइट अयस्क को भर्जन की क्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप इसका परिवर्तन कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में हो जाता है। जिससे इसका परिवर्तन क्या हो जाता है? कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में हो जाता है। देखिए, कॉपर पायराइट अयस्क को भर्जन की क्रिया कराई जाती है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 को भर्जन की क्रिया कराई जाती है। भर्जन की क्रिया कब होती है? वायु के उपस्थिति में होती है। वायु के उपस्थिति में अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन या जारन कहा जाता है।
ऑक्सीजन की उपस्थिति, यहाँ वर्जन लिख दिए। तब इसका कहता है परिवर्तन Cu2S, यानी कहने का मतलब है कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड हो जाता है और साथ में क्या निकलता है SO2। देख सकते हैं कि यह संतुलित है। Cu कॉपर 2 है, यहाँ भी कॉपर 2 है, Fe लोहा 2 है, यहाँ भी आयरन 2 है, यस 2 दूनी 4, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3, 3 है 1 4, O भी 2 O भी 2। फिर आगे कहता है अब कॉपर सल्फाइड का ये Cu2S, अब कॉपर सल्फाइड का आंशिक ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी ये फिर से टूट जाता है, आंशिक ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है Cu2 में। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि भर्जन की क्रिया हुई थी, तो भर्जन की क्रिया के बाद हम जानते हैं कि सल्फाइड का परिवर्तन किसमें होता है ऑक्साइड में। इस यहाँ पर तो ऑक्साइड में नहीं बदला, तो जिसके बाद क्या होता है कि कॉपर सल्फाइड जो है Cu2S जो है, इसका आंशिक ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है Cu2O में, मतलब क्यूप्राइट रेड। ये किसका सूत्र होता है, क्यूप्राइट रेड का सूत्र होता है Cu2O। आंशिक ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके फलस्वरूप इसका परिवर्तन Cu2O में हो जाता है। ये देखिए कॉपर सल्फाइड है, इसका आंशिक ऑक्सीकरण में O है, जिसके फलस्वरूप CO2O क्यूप्राइट रेड और SO2 में हो जाता है। ये भी देखिए संतुलित है, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4 कॉपर, यस 2, यस भी 2, O 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ भी 3 दूनी 6। अब ये क्यूप्राइट रेड, अब क्यूप्राइट रेड को Cu2S के साथ यानी कॉपर सल्फाइड यानी क्यूप्राइट रेड ये और क्यूप्राइट सल्फाइड Cu2S के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप किस चीज की प्राप्ति होती है, कॉपर की प्राप्ति होती है। तो यहां देख रहे हैं कि Cu2S है, इसके बाद यहां से कॉपर निकल गया 6 कॉपर और यहां से SO2, यहां भी संतुलित है 6 से, तो यहां भी 2 और 2 दूनी 4 और 2, तो बाकी बच गया SO2। तो इस तरह से कॉपर का निष्कर्षण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हम कुछ शॉर्ट टाइप पढ़ेंगे। जो 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन देता है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी लॉन्ग थे हमने पढ़ चुके हैं, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में सब पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये कुल एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये कुल छोटे छोटे एनसीईआरटी का प्रश्न है, जिसमें एग्जाम में देता है परिभाषित करने के लिए। सबसे पहले कहता है प्रागलन क्या है, प्रागलन इसमें कहता है भर्जित अयस्क में जो हम भर्जन करते हैं वही हुआ भर्जित अयस्क में रेत, रेत मैंने हुआ बालू का, रेत या कोक, कोक का मतलब हुआ कोयला, या तो रेत या कोक यानी कोयला मिलाकर बात्या भट्टी में, जिस लोहा का निष्कर्षण करते हैं किसमें करते हैं, बात्या भट्टी में करते हैं। तो बात्या भट्टी में वायु की अधिकता में गर्म करने की क्रिया को प्रागलन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भर्जित अयस्क में जो भर्जन का क्रिया करते हैं उसमें रेत और बालू, रेत को बालू कहते हैं या कोक को कोयला कहते हैं, मिलाकर बात्या भट्टी में वायु की अधिकता में गर्म करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, प्रागलन कहा जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में दिया कि प्रागलन को परिभाषित करें, तो इस तरह से दे सकते हैं कि भर्जित अयस्क को रेत या कोक यानी कोयला मिलाकर बात्या भट्टी में वायु को अधिकता में गर्म करने की क्रिया को प्रागलन कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताएं। तो खनिज के बारे में तो ऐसे भी हम बताएं कि भूपर पट्टी में यानी भूमि के परत के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक रवेदार ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज। इसमें हम दूसरे परिभाषा लिखे कि प्रकृति में मिलने वाला हुआ पदार्थ, प्रकृति में मिलने वाला हुआ पदार्थ जिसमें धातु या उनके यौगिक पृथ्वी से मिलते हैं। प्रकृति में मिलने वाला हुआ पदार्थ जिनसे धातु या तो धातु मिलता है या उनके यौगिक पृथ्वी से मिलते हैं, खनिज कहलाता है। अब अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क कहता हुआ खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण काफी सुगमता से, आसानी से, आसान या सस्ता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहलाता है। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है। एल्युमिनियम के धातु क्रम में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है।
तो कहता है वैद्युत अपघटनी क्रिया के दौरान, वैद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है तो क्रायोलाइट का उपयोग जो है गलनांक को कम करने, यानी गलनांक अगर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए तथा चालकता बढ़ाने के लिए, यानी ऑटोमेटिक है कि गलनांक कम होने से चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, चालकता का मान बढ़ता है। तो यानी एल्युमिनियम के धातुक्रम में जो क्रायोलाइट की भूमिका है वो गलनांक को कम करने तथा चालकता को बढ़ाने करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर मेट की सिलिका को परत चढ़े हुए परिवर्तक में क्यों रखा जाता है? कॉपर मेट की जो सिलिका होती है को परत चढ़े हुए परिवर्तक में क्यों रखा जाता है? तो कहता है सिलिका अम्लीय फलक से, ये जो सिलिका होते हैं अम्लीय फलक से कॉपर को सिलिका में रखकर इसको क्षारीय ऊर्जा अशुद्धियों को दूर किया जाता है। कहता है सिलिका अम्लीय फलक से, लेकिन कॉपर को सिलिका में रखकर क्या करते हैं कि क्षारीय ऊर्जा जो अशुद्धियां होती है ये अम्लीय फलक से, लेकिन कॉपर में रखकर क्या करते हैं, कॉपर की सिलिका में रखकर क्या करते हैं कि क्षारीय ऊर्जा जो अशुद्धियां होती है यानी क्षारीय जो अशुद्धियां होती है उसको दूर किया जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि सिलिका अम्लीय फलक से और इसे कॉपर की सिलिका में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें क्षारीय अशुद्धियां दूर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के वैद्युत धातुक्रम में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका है? तो एल्युमिनियम के वैद्युत धातुक्रम में ग्रेफाइट छड़ ग्रेफाइट एनोड को अपचयित कर धातु में बदल देता है। यानी हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के वैद्युत धातुक्रम में ग्रेफाइट जो छड़ है वो ग्रेफाइट एनोड को अपचयित कर धातु में बदलता है। यानी एनोड का काम वही है कि ग्रेफाइट छड़ ग्रेफाइट एनोड को, जो कैथोड होता है एनोड होता है, उसको अपचयित कर किसमें बदलता है, धातु में बदलने की क्रिया। यही है एल्युमिनियम के वैद्युत धातुक्रम में ग्रेफाइट छड़ की भूमिका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निक्षालन का क्या महत्व है? एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निक्षालन का क्या महत्व है? अतः एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइट में अधिकांशतः, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क कौन होते हैं? बॉक्साइट। बॉक्साइट में अधिकांशतः SiO2, आयरन ऑक्साइड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धि होती है। यानी कह सकते हैं कि एल्युमिनियम के जो मुख्य अयस्क है ये बॉक्साइट होते हैं और बॉक्साइट में जो अशुद्धि होती है वो SiO2, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड ये अशुद्धि के रूप में अधिकांशतः पाए जाते हैं। मतलब ज्यादा करके यही एल्युमिनियम के जो मुख्य ऑक्साइड ये बॉक्साइड है इसमें अशुद्धि के रूप में होते हैं। कहता इसे 35 से 36 वाट दाब पर चूर्णित अयस्क को, मतलब इस चूर्णित अयस्क को जो बॉक्साइट होता है उस चूर्णित अयस्क को इसे 35-36 वाट दाब पर चूर्णित अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में सांद्रित किया जाता है। यानी जो चूर्णित अयस्क था उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में से सांद्रित किया जाता है। तो इस प्रकार सोडियम जो एल्यूमिनेट के रूप में SiO2 सोडियम सिलिकेट के रूप में बदल जाता है। यानी सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में SiO2 जो है सोडियम सिलिकेट के रूप में निक्षालित हो जाता है। तो यही है कि निष्कर्षण में निक्षालन का महत्व, एक से दूसरे में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिश्र धातु, तो कहता है दो या दो से अधिक धातु, कहता है दो या दो से अधिक धातु मिल जाए या एक धातु एवं एक अधातु के मिलने से मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र धातु कहने का मतलब है कि मिला हुआ धातु, या तो दोनों धातु मिलके बना दे या एक धातु एक अधातु, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु। कुछ हम देखते हैं मिश्र धातु का नाम, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ये भी बन सकते हैं इससे जितने क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि पीतल, पीतल का बर्तन देखे होंगे तो ये पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता यानी जिंक को मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। तो इसमें दोनों क्या है, धातु ही है। ये दो धातुओं के मिलने से क्या बना है, पीतल, इसलिए पीतल एक क्या, मिश्र धातु। ठीक, जर्मन सिल्वर, जर्मन जो सिल्वर है ये निकेल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। ये जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण होता है, तो निकेल, तांबा और जस्ता का। फिर कहता है कांसा, कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। फिर स्टील आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है।
फिर जंग रोधी स्टील, मतलब जिसमें जंग ना लगे उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। जंग रोधी स्टील को दूसरा नाम है स्टेनलेस स्टील। इस स्टील में जंग लग सकता है लेकिन इस स्टील में जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील होती है जिसमें आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिला के बनाया जाता है। फिर होता है डेल्टा मेटल, इसमें कॉपर, जिंक तथा लोहा को मिलाने से डेल्टा मेटल का निर्माण होता है, यानी मिश्र धातु बनता है। ब्रॉन्ज, ये कॉपर तथा जिंक का मिश्र। फिर ब्रॉन्ज, कॉपर तथा टिन का। इसके बाद फिर है मैग्नीशियम, ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का है। तो ये आपका मिश्र धातु है। इस तरह से हमारा यूनिट 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर अगले वीडियो में शुरू करेंगे।